अजीब सी बात है, ये ताजुब की बात है, हमें अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही है। हम अपनी ये ग्रीवेंस गवर्नर साहब के सामने डाल देते कि हमारे साथ इंसाफ करो। गाँव के लोग 11 गाँव के लोग परेशान है, कम से कम 40-41 हज़ार लोग परेशान है, बिल्कुल परेशान है। न सर्दियों में हम जा सकते हैं उधर तहसील में, न बर्फ में जा सकते हैं, रोड बंद हो रहा है। तो मैं सोच रहा हूँ कि कहाँ की डेमोक्रेसी है? डेमोक्रेसी की बात ही नहीं है। डेमोक्रेसी कहाँ है? जब डेमोक्रेसी होती, जब विश्वास होता, तब ऐसे मसाइल हल हो जाते। जब ऐसे मसाइल हल ही नहीं हुए, लोगों को कोई राहत नहीं मिल गया, तो डेमोक्रेसी का किस चीज़ की है? तो मैं बात बता रहा हूं। 70 सालों में मैंने बहुत से चेंजेस देखे, बहुत सी गवर्नमेंट्स आई, मगर जो भी गवर्नमेंट आई उन्होंने अपने अपने मकासद हासिल किए, आवाम का किसी ने सुना नहीं। जो भी, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस आई, चाहे कांग्रेस आई, चाहे पीडीपी आई, इन्होंने हमेशा लोगों के साथ धोखाधड़ी की। जबानी से ये एक बात करते थे और कागजी ये दूसरी बात करते थे। आम लोगों को, सबों को इन पर भरोसा ही उड़ गया, कोई भरोसा ही नहीं रहा इन लोगों को। अब आवाम को ये उम्मीद ही थी कि अब यूटी बन गई, अब यहाँ गवर्नमेंट नई आ गई, उसमें सियासी जो चिकचाव था वो खत्म हो गया। अब यूटी आ गई, यहाँ गवर्नर साहब आए, वो तमाम मसाइल हल करेंगे। क्योंकि नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आज के इस मुलाकात के प्रोग्राम में हमने दावत दी है जनाब गुलाम हसन वानी साहब को, जो चेयरमैन कोऑर्डिनेशन कमेटी लोअर बेल्ट जंगीर हैं। वानी साहब वटलब में रहते हैं और यहाँ का सोपोर का ये सरकर्द शहरी है। इन्होंने ठेकेदारी में एक बहुत बड़ा रोल अदा किया है। तामीराती काम जितने भी सोपोर डेवलपमेंट के हवाले से हुए हैं, इनका एक बहुत बड़ा रोल उसमें है। वानी साहब आजकल चेयरमैन है कोऑर्डिनेशन कमेटी के इलाका जंगीर के लोअर बेल्ट के, और आजकल समाजी कामों में इनका हाथ है। अपना ये रोल निभा रहे हैं एज सोशल वर्कर यहाँ पूरे इलाका जंगीर में, इलाका सोपोर में वगैरह वगैरह। वानी साहब से लोगों की बहुत सारी तवक्कात वाबस्ता है, और इस सिलसिले में वानी साहब ने जो इकदाम किए हैं और जो कदम उठाए हैं इलाका जंगीर के लोगों की भलाई बजाई और फ़ायदे के लिए है, और उनके मामलात, मुश्किलात, मसाइल हल करने के लिए। वानी साहब काबिल तहसीन है। इनको ये एक मुबारक कदम है जो उन्होंने उठाया है, मुबारकबादी के मुस्तहिक भी है। इनको जो आजकल जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, जो सबसे बड़ा मसला है, जिससे ये तकरीबन 11 गांव इलाका जंगीर के जूझ रहे हैं, फेस कर रहे हैं, वो है मामला तहसील का। ये पूरा इलाका तहसील सोपोर से वाबस्ता था, और इनकी जो कनेक्टिविटी थी, आमद रफ्त वगैरह जो था सोपोर के साथ, बिल्कुल वो एक जुड़वा भाई की तरह था। मगर बदनसीबी ये है कि इनको डांगरपोरा तहसील के साथ मिलाया गया, और इस वजह से पूरे 11 गांव जिनकी आबादी 40,000 है मुसीबत में पड़े हैं। और वानी साहब इसके लिए लड़ रहे हैं। ये जो पूरा इलाका है इसके खिलाफ है। इन्होंने डेपुटेशंस दी है, चीफ सेक्रेटरी को डेपुटेशन दी है और गवर्नर साहब को डेपुटेशन दी है, मगर मामला अभी सुलझ नहीं रहा है। इस वजह से पूरा इलाका निराश है,
सरकार से निराश है, बदजुन हुआ है सरकार से, और इनके दिल जो है मुतनफिर हुए हैं सरकार से, गमगीन हुए हैं सरकार से, क्योंकि सरकार इनके मामलात, इनके मुश्किलात की सुनवाई नहीं कर रही है। और ये 40,000 लोगों का मामला है, एक बहुत बड़ा मसला है, सड़कों पर भी निकल गए हम, बहुत बड़ा मामला है, सड़कों पर भी आ गए, सड़कों पर भी आ गए, फिर भी सरकार इनकी तवज्जो नहीं दे रही है। और आजकल गवर्नर का यूटी सरकार है, एलजी सरकार है, गवर्नर रूल कर रहे हैं, मामला सुलझने और हल होने में कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत इस वक्त नहीं है, और हल होने भी कोई वक्त नहीं लग सकता है अगर एलजी साहब, एलजी साहब इस मामले में जाती तौर मुदाखलत करें, जाती तौर मुदाखलत करें और जायजा ले, और कोई बड़ी बात, कोई बड़ी बात नहीं है। ये है जनाब वानी साहब है, चेयरमैन है कोऑर्डिनेशन कमेटी के यहाँ बेल्ट, लवर बेल्ट के, जंगीर के। तो वानी साहब, क्या मामला है तहसील के हवाले से? इलाका जो आपके जंगीर के गाँव 11 देहात है जूझ रहे हैं, क्या मामला है ये तहसील का? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने यहाँ आने का बहुत बड़ा अपने आप को तकलीफ दिया, कि आपने हमारी ये मांगों के लिए आपने इतना बर्दाश्त किया यहाँ आने का। तो मैं आपके यहाँ आने का शुक्रिया अदा करता हूँ। मसला यूँ है कि आज से पहले 7 साल पहले यहाँ गवर्नमेंट ने एक सर्कुलर निकाला कि उन्होंने तहसीलों का मसला उठाया, तहसील उनको बढ़ाने थे। तो उसमें उस ज़माने में हमारा भी एक तहसील उन्होंने ऑलरेडी, जो गनाई कमीशन यहाँ था पहले, उन्होंने अपनी उस कमेटी ने, गनाई कमीशन ने अपनी उस रिपोर्ट में एक तहसील जंगीर को दिया था, वो तहसील बम्बई उन्होंने सिलेक्ट किया था। बम्बई तहसील लोगों के लिए बहुत अच्छा था, अच्छी जगह थी, सेंटर था, तो वो उसके काबिल थे। उसके बावजूद साइंसी तौर उन्होंने एक और तहसील डांगरपोरा बनाया, जिसमें हम 11 गांवों में उसमें मुनज़्ज़म उनके, जो कि हमारे लिए बहुत सब बड़ा जुल्म उन्होंने किया। हम ऑलरेडी सोपोर तहसील में थे, हम सुबह जाते थे, शाम को वापस आते थे, जितने भी काम दिन में ही हमारे काम हो जाते थे। हमारी औरतें जाती थी, हमारी बहनें माएँ आराम से जाती थी, आराम से आती थी। क्योंकि जब इन्होंने डांगरपोरा शिफ्ट किया, डांगरपोरा रोड कनेक्टिव हमारे साथ नहीं है, हमको पहले सोपोर जाना पड़ता है। रामपुर राजपुर वाले आते हैं, वो सोपोर जाते हैं, हम भी सोपोर जाते हैं। सोपोर से हमको दूसरी गाड़ी में बैठकर जाना पड़ता है डांगरपोरा। डांगरपोरा में हमको बराबर 1 दिन लगता है, कहीं अफसर आता है, कहीं नहीं आता है, फिर हमको फिर वापस आना पड़ता है। रामपुर राजपुर लोगों को वहां ही दिन गुजारना, रात गुजारना पड़ती है। उसके बावजूद जब जिस दिन अफसर आता है उस दिन तक हमको 10-15 चक्कर लगाने पड़ते हैं। हमको सिर्फ बिल्कुल कुछ ही मिनट लगते थे, 10 किलोमीटर हमको सोपोर जाना था। एक ही गाड़ी में आते थे, एक ही गाड़ी में जाते थे। डांगरपोरा में वही जा सकता है जिसको अपना ट्रांसपोर्ट का इंतजाम है। जिसके पास ट्रांसपोर्ट है नहीं, वो डांगरपोरा जाना बहुत उनको उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। उसको पहले सोपोर जाना पड़ता है, सोपोर से उसको डांगरपोरा आना पड़ता है, डांगरपोरा से फिर उसको सोपोर, सोपोर से फिर नयाबत पर उसको बोटिंगो आना पड़ता है या डूरू उसको जाना पड़ता है। मतलब 1 दिन का काम हमें 1 महीना लगता है। हमारे लिए इतनी मुश्किलात हो गए हैं, हमारी औरतें बहनी माएँ वो डांगरपोरा नहीं जा सकते हैं, क्योंकि डांगरपोरा एक गैर साइड है, बागों में जाना पड़ता है, बहुत मुश्किलात से जाना एरिया में जाना पड़ता है, उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। हमारे लिए सोपोर में ठीक था। हम इस वक्त भी हम जितने भी लोग, कम से कम 40,000 लोग इस वक्त सफर काट रहे हैं, वो सब लोग इस वक्त यही चाहते हैं कि हमको सोपोर से वो मिलाना, वापस हम सोपोर को डाल दें, हमारे लिए सोपोर ही ठीक रहेगा। क्योंकि डांगरपोरा में बहुत मुश्किलात हमारे लिए हो जाते हैं। इसलिए मैं गवर्नमेंट से, यूटी गवर्नमेंट से गुजारिश, गवर्नर साहब से पर्सनली गुजारिश करता हूँ आपकी वसादत से,
कि हमारी ये फाइल 7 साल से पड़ी हुई है सेक्रेटरीट में, रेवेन्यू कमिश्नर के पास, और इसमें मैं खुसूसी तौर वजीर आला महबूबा मुफ्ती थी जम्मू में, उससे भी मैंने 2-3 मुलाकात जम्मू में की है। उसने भी हमको पूरी एश्योरेंस दी कि हमको आपको अपने जो सोपोर के साथ आप थे उसी के साथ हम आपको डाल देंगे, मगर उसके बावजूद भी उन्होंने हमको इस वक्त कर लटका के रहा। उसके बावजूद हमने जो उस वक्त मिनिस्टर था क्या नाम था उसका, रमावीरी, उसने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में 13 गांवों को उनको भी ऐसे ही मुश्किलात किए थे, उन्होंने उसको फिर वापस अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में लगाया। वो रेवेन्यू मिनिस्टर था उस वक्त रेवेन्यू मिनिस्टर था। हमने भी और सज्जाद लोन ने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में 7 गांवों को अपनी जो वो चाहते थे उसी में उन्होंने अपने तहसील में डाल दिया, मगर हमारी फाइल को किसी ने हाथ नहीं लगाया। आज तक वो फाइल हमारी सेक्रेटरीट में पड़ी हुई है। इस वक्त भी हम डीसी साहब से गुजारिश करते हैं, गवर्नर साहब से गुजारिश करते हैं कि हमारा ये मसला बड़ी मेहरबानी करके हल कीजिए, ताकि लोगों को ये मुश्किलात उस मुश्किलात से आज़ाद हो जाएंगे। लिहाजा मैं फिर भी ये गुजारिश करूंगा गवर्नर साहब से, वो ज़ाती तौर इसमें मुदाखलत करें और इस फाइल को अपने पास मंगा कर उस पर गौर खोज करें। बाकी वसल जी, वानी साहब का ये कहना है कि 7 साल से, बिल्कुल 7 साल से पूरा इलाका मुसीबत में अड़ा हुआ है, गिरा हुआ है, फंसा हुआ है। 40,000 लोग हैं, परेशानी हालत में है। महबूबा मुफ्ती के पास भी गए हैं, उन्होंने वादा भी किया, एश्योरेंस यकीन दहानी भी दी। फाइल में उसका लिखा हुआ है रिपोर्ट बाज़ाब्ता, मामला आपका मामला हल किया जाएगा, आपको वापस सोपोर के साथ मिलाया जाएगा। बिल्कुल तहसील आपका सोपोर ही रहेगा, क्योंकि सोपोर 10 किलोमीटर दूर है, ट्रांसपोर्टेशन 24 घंटा है, आमद रफ्त 24 घंटा है सोपोर के साथ इनका लगा हुआ। मगर जो डांगरपोरा के साथ इनका तहसील के लिहाज से मिलाना, जो उनके साथ तहसील के साथ मिला है डांगरपोरा, न कोई ट्रांसपोर्ट है, न कोई आमद रफ्त है, और न कोई कनेक्टिविटी है इन्हें डांगरपोरा के साथ। इस वजह से ये तकरीबन मुझे इनके हिसाब से तो 50 साल पीछे चले गए। और आजकल इस प्रॉब्लम को सुलझाना कोई बड़ी बात नहीं। यूटी सरकार है, कोई मिनिस्टर नहीं है, कोई सेक्रेटरीट इसमें रोड़ा नहीं अटका सकता है, कोई एमएलए नहीं है, कोई पॉलिटिक्स नहीं है। जैसे ये प्रॉब्लम जो है ये क्रिएट जिन्होंने ये पैदा की है, ये सियासी खेल जो खेला जा रहा है यहाँ पे, ये करप्शन का है, ये बददानत अफसरान का है, ये बददानत मिनिस्टर साहिबान का खेल खेला हुआ है, ये लूट खसूट करने वाले एमएलएज का खेल है, जिन्होंने अपने वोट बैंक के हिसाब से पूरे अवाम को मुसीबत में मुब्तला कर रखा है। और अब उस वोट बैंक के हिसाब से अवाम को जैसे भेड़ बकरियां समझकर इन्हें वो रस्सियों से बांधकर अपने वोट बैंक के लिए उन्होंने ऐसे रखा है जैसे भेड़ बकरियों को बांध के रखा है। खैर आजकल ये वैसी बात नहीं है, अब यूटी सरकार है, बहुत एजुकेशन आई है, जागृति आई है लोगों में। अब मोदी जी उम्मीदें वाबस्ता है इनसे, उम्मीदें वाबस्ता है। मोदी जी का फरमान है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। और विश्वास लोगों का उन्हें जीतना है, विश्वास हासिल करना है। वो किस तरह से हासिल करना है आप देखिए कि वानी साहब कह रहे हैं कि विश्वास इनको नहीं रहा है, विकास इनका नहीं हो रहा है, हो गए हैं, ये मुतनफिर हो रहे हैं सरकार से। क्यों हो रहे हैं? जो ग्राउंड रूट लेवल पर जो एमएलए यहाँ पे काम कर रहे हैं, जो यहाँ पे मिनिस्टर काम कर रहे हैं, जो यहाँ सेक्रेटरी काम कर रहे हैं, किस हिसाब से कर रहे हैं, किस कि लोगों को वो तकलीफ दे रहे हैं, मुसीबत में डाले हुए हैं, जिनको लोगों की फलाई बेबूदी और बहसीती नौकर लोगों के लिए काम करना है। और वो लोगों के लिए जैसे शाहाना रोल अदा करते हैं, बादशाहाना रोल अदा करते हैं, लोगों को भेड़ बकरियां समझते हैं। ऐसी बात हुई है, ऐसी बात हो रही है अपने वोट बैंक्स बनाने के लिए अब लोगों को परेशान किया। जी बिल्कुल। हाँ, रफीक है हमारे साथ, गुलाम अहमद रशी साहब।
تو رشید صاحب سے بھی ہم یہی جاننا چاہیں گے کہ رشید صاحب آپ کا کیا نظریہ ہے، کس نظریہ سے آپ سوچتے ہیں، کس نظریہ سے آپ دیکھتے ہیں اس حوالے سے، جب 40,000 لوگوں کا سوال ہے، یہ مصیبت میں گھرے ہوئے ہیں اور سرکار کوئی مدد نہیں کر رہی ہے، اور جب ہم یہ دعویٰ کر رہے ہیں ڈیموکریسی ہے، ڈیموکریٹک سسٹم ہے، لوگوں کی تکلیفیں جو ہے وہ سرکار دیکھتی ہے، اور سرکار اس سلسلے میں یہ گراس روٹ لیول پر جا کر کے لوگوں کی تکلیفوں کو آسان بنا دیتی ہے، کیا یہی ڈیموکریسی ہے؟ کیا یہی ڈیموکریٹک سسٹم ہے؟ کیا اس حوالے سے اگر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ جو ڈیموکریسی ہے، یا جو آج کل یہاں آپ کے جیسے آپ کہتے ہیں کہ 11 گاؤں 40,000 لوگ مصیبت میں گرے ہوئے ہیں، کون سی نظر، کس نظر سے آپ دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ویسے ہم تمام علاقے کے لوگ آپ سے بہت شکر گزار ہیں جو کہ آپ نے تکلیف کیا کہ ہم تک آئے ہیں، ہم بہت پریشانی حالات میں ہیں۔ دیکھو میں یہ بات دہرانا چاہتا ہوں، 2014 میں جب سے یہ تحصیلوں کا سلسلہ شروع ہوا تو ہم اس زمرے میں نہیں آ رہے تھے۔ ہمارے علاقے میں مطلب ہمارا زنگیر علاقہ بہت بڑا وسیع علاقہ ہے۔ گنائی کمیشن نے ایک گاؤں بمبئی بولتے ہیں اس کو سلیکٹ کیا تھا آج سے 30 سال پہلے، تو اس میں سلیکٹ ہوئے تھے، وہ بمبئی تحصیل اس میں سلیکٹ ہوا تھا، مگر بدقسمتی کی وجہ سے 2014 میں جب یہ سلسلہ اوپن ہوا تو ہماری بدنصیبی تھی، بدقسمتی تھی جب ہم نے سنا کہ ڈنگر پور اور ایک تحصیلہ کریٹ کیا انہوں نے، ہمیں پتہ لگا کہ اس ڈنگر پور گاؤں سے 2 کینڈیڈیٹ الیکشن لڑ رہے ہیں، ایک تو این سی کا ایک تو کانگریس کا۔ عمر اللہ نے گفٹ دے دیا اپنے این سی کینڈیڈیٹ کو جس کا نام محمد اشرف گنائی ہے، اس کو ایک گفٹ دے دیا یہ تحصیل۔ پھر ہم بہت ناراض ہو گئے، ہم نے اسی دن آبجیکشن کی، ہم راستوں پر آئے، ہم نے دھرنا دیا، پھر کوئی سنوائی نہیں ہوئی ہماری۔ جب وہ الیکشن آ گیا تو اس کا عمر اللہ کا کینڈیڈیٹ ہار گیا، اس کا بہانہ بری طرح ہار گیا، اس نے 2000 ووٹ تک بھی نہیں حاصل کیے، بہانہ ہو گیا یہ جب اس نے 11 گاؤں کو نظر انداز کر کے اپنے کینڈیڈیٹ کو اپنے گاؤں میں ہی یہ تحصیل دے دیا، تو سارے گاؤں کے لوگ مطمئن ہو گئے، وہ ڈس انٹرسٹ ہو گئے، ان نے کسی کو ووٹ نہیں دیا اس ٹائم اس عمر اللہ کے کینڈیڈیٹ کو۔ اب میں چاہتا ہوں کہ دیکھو میں یہ بات بتاؤں کہ آن دی ویری ڈیٹ 14 ستمبر مہینے میں اناؤنسمنٹ ہوئی تحصیلوں کی، اور 1 مہینے کے بعد ہم نے اپلیکیشن کی گورنمنٹ کو، ڈی سی صاحب کو، ایٹ دی ویری مومنٹ ڈی صاحب کو اپلیکیشن کی، ریونیو کمشنر صاحب کو اپلیکیشن کی، اور اس وقت کا جو ریونیو کمشنر یہ منسٹر تھا اس کو بھی ہم نے اپلیکیشن کی۔ ہم نے اپنا فریاد آگے بڑھایا تو اس کے بعد دستی یہ ہو گیا، مطلب ہم مابا مفتی کے پاس بھی گئے، انہوں نے مطلب جب عمر اللہ کی حکومت ختم ہو گئی تو پی ڈی پی کی حکومت آ گئی، ہم 3 سال بھٹکتے رہے، وہ کوئی مطلب سیکریٹریٹ کا روم نہیں ہے جو ہم نے چھانٹا نہیں، جہاں پر یہ فائل ہم نے ڈالی نہیں، جہاں پر یہ ہم نے اپنی اپلیکیشن ڈالی نہیں، حتیٰ کہ ہم نے ریونیو منسٹر ان دنوں میں پہلے بشارت بخاری صاحب تھا، اس نے 1-2 مہینے ادھر کر کے پھر یہ فائل سیاست کی شکار ہو گئی، تو پھر آگے بڑھ کر عبدالرحمن ویری کو لایا، اس نے ہمیں 1 سال آج کل کر کے، ہم صبح سویرے گھر سے نکلتے تھے، شام کو واپس آتے تھے، ڈیلی کرایہ 10 15 آدمی 4 آدمی سومو میں جا رہے تھے، ڈیلی کرایہ 5 ہزار روپے لگتا تھا، تو کوئی سنوائی نہیں ہوئی، ہم در بدر ہو گئے، بھٹک رہے ہیں۔ تو اس کے بعد آ گیا یہ ریونیو منسٹر رماویری صاحب، پھر رماویری صاحب کے پاس ہم میرے خیال میں سال بھر چلتے رہے، بات یہ یہاں تک پہنچ گئی کہ بعد میں ہمیں پتہ چلا، جبکہ ہم نے یہ فائل بنائی، فائل میں سب آرڈر لگے ہوئے ہیں، سب سیکرٹری صاحبوں کی،
डीसी साहब की, कमिश्नर साहब की, मिनिस्टर की। रमावीरी साहब का एक ऑर्डर हमारी फाइल में पड़ा है, जबकि उसने उन दिनों में जब हमसे जब धोखा किया, उन दिनों में जबकि वो रेवेन्यू मिनिस्टर था, उन दिनों में उसने अपने अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी से 14 गांव उठाकर दूसरे तहसील से लगाया, क्योंकि उनकी ऐसी प्रॉब्लम थी। वो उनका इलाके का मिनिस्टर था, उन्होंने उसकी प्रॉब्लम हल की। इसी तरह उसकी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में यह मसला था। तो इसी तरह सजाद गनी लोन साहब ने 5-7 गांव उठाए, दूसरे मतलब तहसील के साथ लगाए, उनको भी ऐसी प्रॉब्लम थी। वो ऑर्डर भी हमारे पास पड़ा है, वो तहसील मतलब जो फाइल हमारी है वो ऑर्डर भी सजाद गनी लोन साहब की हमारी फाइल में पड़ा है। तो उसके बाद तब से गवर्नर राज फिर हुआ। गवर्नर राज में हम सड़कों पर भी आ गए, तो हमने अपॉइंटमेंट भी मांगी, हम लोगों को अपॉइंटमेंट भी नहीं दिया गया। ग्रीवेंस सेल में भी एप्लीकेशन डाली, और एडवाइजर साहब खुर्शीद गनाई साहब था, ये बशीर खान साहब था, भटनागर साहब था, और वो दूसरा था, वो उसका नाम पता नहीं है, वो उसे भी लिख के दे दिया। बहुत सारी चिट्ठी हमारे फाइल में पड़ी थी, उनके दरबार में गए, उनसे हमने रिक्वेस्ट की बहुत बार की, फिर भी कोई सुनवाई नहीं हुई। मतलब हम पॉलिटिक्स के शिकार हो गए हैं। पॉलिटिक्स का शिकार होकर भी हम ये समझ में नहीं आता है कि हमारे साथ ऐसा मतलब ये व्यवहार क्यों किया जा रहा है। लोग कह रहे हैं कि डेमोक्रेसी है, गवर्नर राज है। गवर्नर राज में मेरे ख्याल में हम लोगों को विश्वास ही उठ गया, विश्वास ही हमारा खत्म हो गया, क्योंकि हमने गवर्नर साहब से ग्रीवेंस सेल में हमने 2-4 बार 10 बार ये दरखास्त एप्लीकेशन दी अपॉइंटमेंट के लिए। ये अजीब सी बात है, ये ताजुब की बात है, हमें अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही है। हम अपनी ये ग्रीवेंस गवर्नर साहब के सामने डाल देते कि हमारे साथ इंसाफ करो। गाँव के लोग 11 गाँव के लोग परेशान है, कम से कम 40-41 हज़ार लोग परेशान है, बिल्कुल परेशान है। न सर्दियों में हम जा सकते हैं उधर तहसील में, न बर्फ में जा सकते हैं, रोड बंद हो रहा है। तो मैं सोच रहा हूँ कि कहाँ की डेमोक्रेसी है? डेमोक्रेसी की बात ही नहीं है। डेमोक्रेसी कहाँ है? जब डेमोक्रेसी होती, जब विश्वास होता, तब ऐसे मसाइल हल हो जाते। जब ऐसे मसाइल हल ही नहीं हुए, लोगों को कोई राहत नहीं मिल गया, तो डेमोक्रेसी का किस चीज की है? ये मैं बात बता रहा हूँ। रशीद साहब, शुक्रिया आपका। वानी साहब, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास और विकास दोनों चीजें जुड़ी हुई है आपस में। जब मोदी जी का ये कहना है, मोदी जी का ये फरमान है कि सबका साथ, सबका विकास, जब सबका साथ होगा तो सबका विकास भी होगा। न सबका साथ है और न सबका विकास है, आपका कहना तो ये है ना? बिल्कुल। मगर मैं जो कह रहा हूं, जो मोदी जी का नारा है, अभी नहीं तो कभी नहीं। अगर अब नहीं होगा तो कभी नहीं होगा, फिर कभी नहीं होगा। अगर आज मनोज सिन्हा साहब, यूटी सरकार है जम्मू कश्मीर में, और मोदी जी है जो सबका विकास चाहते हैं और जो सबका विश्वास चाहते हैं, और मुझे लगता है अगर अब नहीं होगा तो फिर कभी नहीं होगा। ये मामला देखने के लायक है। ये देखने वाला मामला है। 40-41 हज़ार लोग सफर कर रहे हैं, जिनका ग्राउंड लेवल पे विकास नहीं हो रहा है, जिनका ग्राउंड लेवल पे विश्वास नहीं है सरकार पर, विश्वास नहीं है सरकार पर। अगला इलेक्शन होने वाला है, अब कुछ महीने रह गए, बिल्कुल इलेक्शन होने वाला है। जब लोगों का विश्वास ही नहीं है, खत्म हो गया, इलेक्शन कहे का हो सकता है? क्या तमन्ना रहेगा लोगों को इलेक्शन का? बिल्कुल। इसी हवाले से हम आपसे बात ये पूछना चाहते हैं कि अब आपका विकास भी नहीं है, आपका विश्वास भी नहीं है, तो आप नेचुरली साथ भी नहीं देंगे। कैसे साथ भी नहीं देंगे? बिल्कुल। तो इलेक्शन होने वाले हैं आगे, 4 महीने, 5 महीने या 6 महीने रह गए हैं इलेक्शन को। तो होने तो है, मगर आपकी क्या राय है? आप क्या चाहते हैं? अगर आगे इलेक्शन है, मगर यहाँ आप ये कहते हैं हमारा विश्वास नहीं है, हमारा विकास नहीं है, हमारा साथ नहीं है, आगे इलेक्शन है, 41 हज़ार लोग हैं। तो इलेक्शन और विकास, इलेक्शन और विश्वास, जो बीच में आप अटके हैं,
तो क्या कहना चाहेंगे आप इस सिलसिले में? मैं एक बार फिर आपसे ये गुजारिश करूंगा कि पहले हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं, वो मैंने पहले भी बोला तो इस वक्त भी बोलता हूँ। हमारे साथ आज तक हमारी आज़ादी को 70 साल हो गए। इन 70 सालों में मेरी भी एज इस वक्त 70 साल है। इन 70 सालों में मैंने बहुत से चेंजेस देखे, बहुत सी गवर्नमेंट्स आई, मगर जो भी गवर्नमेंट आई उन्होंने अपने अपने मकासद हासिल किए, आवाम का किसी ने सुना नहीं। जो भी, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस आई, चाहे कांग्रेस आई, चाहे पीडीपी आई, इन्होंने हमेशा लोगों के साथ धोखाधड़ी की। जबानी से ये एक बात करते थे और कागजी ये दूसरी बात करते थे। आम लोगों को, सबों को इन पर भरोसा ही उड़ गया, कोई भरोसा ही नहीं रहा इन लोगों को। अब आवाम को ये उम्मीद ही थी कि अब यूटी बन गई, अब यहाँ गवर्नमेंट नहीं आ गई, उसमें सियासी जो चिकचाव था वो खत्म हो गया। अब यूटी आ गई, यहाँ गवर्नर साहब आए, वो तमाम मसाइल हल करेंगे, क्योंकि चीफ मिनिस्टर ने जो इनके कहने के मुताबिक यहाँ विश्वास विकास का नारा लगाया, उसके हिसाब से यहाँ का गवर्नर साहब यहाँ के लोगों की तमाम मुश्किलात हल करेंगे। हमें यही उम्मीद इस वक्त इससे वाबस्ता है कि ये जो हमारी प्रॉब्लम है, इन 40,000 लोगों की जो प्रॉब्लम है, अवलीन फुर्सत में ये हमारा ये मसला हल करेंगे। इससे इन लोगों में फिर विश्वास पैदा हो जाएगा। वो दोबारा हिसाब से वोटिंग में हिस्सा लेंगे, इलेक्शन में हिस्सा लेंगे शौक से, मगर जब इनका मसला हल हो जाएगा वही अहमियत हम रखेंगे कि आपके इस चैनल की वसादत से हम गवर्नर साहब तक ये इंफॉर्मेशन पहुंचानी चाहते हैं कि वो ये हमारा मसला खुद अपनी निगरानी में हमारा ये मसला हल करेंगे। बाकी वानी साहब, नाज़रीन, वानी साहब का कहना है कि सियासी बाजीगर अब नहीं रहे हैं, सियासी बाजीगरी खत्म हुई है, अब डायरेक्ट सरकार लोगों के साथ राब्ते में है। अभी यूटी सरकार है, बिल्कुल मरकज यहाँ बराह रास्त काम कर रही है और बड़ी बात नहीं है। ये मामला एक दिन में भी हल हो सकता, सुलझ सकता है, एक दिन में भी हल हो सकता है कि अगर ये नारा सही हो, सबका साथ, सबका विकास और सबका विकास। अभी नहीं तो फिर कभी नहीं। वानी साहब का हम शुक्रिया करते हैं कि इन्होंने इस प्रोग्राम में आने का इज्जत अफजाई हमको दी है, इज्जत बख्शा है हमें, तो इनका हम खैर मकदम भी करते हैं। वानी साहब, कोई आखिरी मैसेज है आपकी? यहाँ जो 11 गाँव 41,000 लोग रहते हैं, इनके लिए कोई मैसेज है आपके? इनके लिए बस ये एक मैसेज है कि अगर इनका मसला हल हो जाएगा, इनकी हमेशा ये लोग इस गवर्नमेंट के लिए हमेशा खुश रहेंगे और ये चाहेंगे सिविल गवर्नमेंट से बेहतर रहेगी ये गवर्नमेंट। बस ये आखिरी मैसेज है मेरी तरफ गवर्नर साहब से। नाज़रीन, वानी साहब से इजाजत लेते हैं, आज की मुलाकात यहीं पे खत्म करते हैं। इंशाल्लाह अगली मुलाकातों में कुछ अगर रह गया तो इनसे पूछेंगे जरूर। अस्सलाम वालेकुम।